ऑटो वाला। एक नगर में एक ऑटो वाला रहता था। वो सभी लोगों से या तो ज्यादा पैसे मांगता था या फिर उन्हें मना ही कर देता था। एक बार उसके पास एक आदमी आया। ऑटो वाले भैया, राजीव नगर ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे, 200 रुपए लगेंगे। क्या 200 रुपए? अरे भैया 80-90 रुपए लगते हैं। नहीं साहब, तेल महंगा हो गया है, इतने में तो बैलगाड़ी वाला भी नहीं जाएगा, पूरे 200 रुपए लगेंगे। रहने दे भाई, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा, वरना बस से ही चला जाऊंगा। हाँ जाओ साहब जाओ, धक्के खाओ बस में, औकात है नहीं बग्गी में बैठने की और आ जाते हैं यहाँ। ऐसा कहते हुए ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर वही आदमी आता है। ऑटो वाला उसे देखते ही पहचान जाता है। भैया बालनगर चलोगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, ऑटो फैशन शो के लिए थोड़ी निकलवाया है। कितने पैसे लोगे भैया? ठीक ठाक बताना जो जायज हो। 150 लेते हैं, आप 10-20 रुपए कम दे देना। और बताओ? नहीं भैया, 100 रुपए तो लगते हैं। अच्छा बेटा, आज तो तुझे मजा चखा कर ही रहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मीटर से चल लो साहब। ये हुई ना बात। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। ऑटो वाला ऑटो को खूब घुमाता है। अरे भैया ये किधर से ले रहे हो? अरे साहब ये शॉर्टकट है, यहां से जल्दी पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे भैया? आधा घंटा तो हो गया। एक काम करो यार, तुम यहीं उतार दो, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। ऑटो वाला ऑटो रोकता है। आदमी ऑटो से बाहर आता है। कितने हुए? 170 रुपए हो गए। अरे इतना कैसे हो गया? अभी तो तुमने पहुंचाया ही नहीं मुझे। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा साहब, खुद ही चेक कर लो। आदमी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। वो उसे पैसे देता है और चला जाता है। अब भी तो देकर गया, प्यार से पैसे मांगे तो नहीं दिया, पागल इंसान। चलो अब दाल मुर्गी के पैसे तो आ गए, अब मजे करता हूं। तभी ऑटो वाले के पास एक लड़की आती है। भैया शांति मार्ग चलोगे? नहीं मैडम। भैया खाली ही तो हो, चल लो। नहीं मैडम जी, खाली कहाँ है, ये देखो मैं बैठा हूँ। अरे भैया ये पीछे तो जगह है ना। ऑटो वाला पीछे सीट पर जाकर लेट जाता है। ये देखो कहाँ है खाली। भैया चल लो ना, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। इस ऑटो के चक्कर में मेरी बीवी छूट गई और आपको अपने इंटरव्यू की पड़ी है। ऑटो वाला जेब से गुटखा निकालकर खाता है। अरे बीवी से याद आया, हमें तो कपड़े भी धोने थे आज। हटो हटो मैडम, जल्दी हटो। ऐसा कहकर वो वहां से फटाफट गायब हो जाता है। अगले दिन। हाँ कहां पर? कब? अच्छा ठीक है, आज जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, रखो। आज तो जल्दी जाना पड़ेगा, आज जल्दी काम खत्म करता हूं। तभी उसके पास वही आदमी आता है। मेरे को बहुत उल्लू बनाया ना, आज मजा चखाऊंगा। क्या भैया चलोगे रामनगर? 200 लगेंगे और आगे 2-3 सवारी को बिठाना है। कोई बात नहीं, चलेगा। ऑटो वाला ऑटो चलाने लग जाता है। आदमी पीछे बैठकर उसका मीटर खराब कर देता है। आओ बैठो रामनगर। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो में 2-3 सवारी और बैठती हैं। ऐसा करते करते वो 8-10 लोगों को बिठा लेता है। थोड़ी देर में वो जगह पर पहुंच जाता है। उई माँ, अरे कैसे भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाया है। अरे गर्दन टेढ़ी हो गई मेरी तो। उसके बाद वो किराया पूछते हैं। रुको मीटर देखकर बताता हूं। 20,000 हो गए साहब, सब मिलकर दे दो। उसकी बात सुनकर सभी बहुत गुस्सा होते हैं। 20,000? अरे हमें उल्लू समझ रखा है क्या? मारो इसे। इतना कहते ही सब उसे मारने लगते हैं और इस तरह उसे अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। अंडरग्राउंड एम्बुलेंस। धनी नागेंद्र का गांव में बहुत अच्छा नाम और गौरव रहता है। वह अपना कमाया हुआ पैसा ना छुपाकर हमेशा दूसरों की तकलीफ में मदद करते रहता था। अगर दूसरों को कुछ पैसों की जरूरत है
इलाज की जरूरत पड़े तो अपनी समस्या मानकर उनकी मदद करते रहता था। साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, कहकर दौड़ते हुए रंगनाथ नागेंद्र के पास आता है। तुरंत ही नागेंद्र कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कहकर रंगनाथ को 10,000 रुपए देता है। नागेंद्र अपने जानकारी के एक हॉस्पिटल में फोन करके इस तरह बताता है, रंगनाथ नाम का एक व्यक्ति आपके हॉस्पिटल आ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखें, कहकर हॉस्पिटल वालों से बात करता है। तब रंगनाथ नागेंद्र को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। नागेंद्र दोपहर के समय हॉस्पिटल फोन करता है, डॉक्टर साहब, रंगनाथ की बीवी कैसी है? अभी ठीक है सर, घबराने वाली बात नहीं है, 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। उनसे आप लोग पैसे मत लेना, वो बहुत गरीब है, जितना भी खर्च हुआ मैं आपको दे दूंगा, मुझे फोन पर बता देना डॉक्टर। सुबह 10 बजे का समय था। सड़क ऑफिस जाने वालों के साथ, स्कूल जाने वालों के साथ और अपने काम पर जाने वाले लोगों से भरा हुआ था। नागेंद्र अपने कार में फैक्ट्री के लिए जा रहा था। रिंग रोड सर्कल के पास पहुंचने के बाद ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत ज्यादा समय के बाद भी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाता है। नागेंद्र के कार के बगल में ही एक इमरजेंसी एम्बुलेंस सायरन बजाते रहता है। उस एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं रहता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। नागेंद्र अपने कार का शीशा नीचे करके चिंता से उस एम्बुलेंस की ओर देखता है। यह सोचता है कि उसमें बैठे लोग पता नहीं कितनी मुसीबत में होंगे, कुछ भी नहीं कर सकता। अब तक आधे घंटे से ऊपर गुजर चुका था, फिर भी ट्रैफिक जैम क्लियर नहीं हुआ था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। नागेंद्र खुद को रोक नहीं पाता है, इसीलिए कार से नीचे उतरता है ताकि उसमें बैठे लोगों की स्थिति को देख सके। एम्बुलेंस की ओर 2 कदम बढ़ाते ही एम्बुलेंस की डोर खुलती है। इसमें से एक बूढ़ा आदमी रोते हुए नीचे उतरता है और उसके हाथों में एक 3 साल की बच्ची आखिरी सांस लेती रहती है। बूढ़ा आदमी उसे अपने हाथों में लेकर ट्रैफिक पार करते हुए भागते हुए जाता है। बहुत रात तक नागेंद्र को नींद नहीं आती है। उसे बार बार यही दृश्य दिखाई दे रहा था कि कैसे वो बूढ़ा आदमी बच्ची को लेकर भाग रहा था। वो बच्ची कौन है, अभी उसकी हालत कैसी है, यह सोचते हुए नागेंद्र इधर उधर टहलने लगता है। आज मैंने ये एक दृश्य ही देखा है, पता नहीं इस दुनिया में 1 मिनट में कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस तरह सोचते हुए बहुत देर बाद नागेंद्र की आंख लग जाती है और नींद में उसे नागेंद्र कहकर किसी के पुकारने की आवाज आती है। नागेंद्र झट से उठकर बैठ जाता है और उसके सामने बहुत ज्यादा रोशनी में एक आकार दिखाई देता है। नागेंद्र कांपते हुए बोलता है, कौन है आप? मैं हूं नागेंद्र, तुम हमेशा मेरी पूजा करते हो, मैं तुम्हारा भगवान। तुरंत ही नागेंद्र अपने दोनों हाथ जोड़कर उस रोशनी को नमस्कार करता है। स्वामी, आप, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। हर दिन तुम बहुत ही शांति से सोया करते थे, फिर आज क्या हुआ कि तुम सो नहीं पाए हो? मैं इसलिए आया हूँ। नागेंद्र उन्हें उस एम्बुलेंस वाली बच्ची के बारे में बताता है। नागेंद्र, इस दुनिया में पैदा होने वाले हर प्राणी का अंत मरण है, लेकिन मानव से किए गए कुछ गलतियों के कारण आज स्वयं ही कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग ठीक ढंग से प्रयत्न करेंगे तो आपकी सहायता करेंगे। आज तुमने जिस बच्ची को देखा है वह सुरक्षित है, उसके बारे में चिंता ना करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो। स्वामी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उस बच्ची जैसी घटना फिर से ना हो और इमरजेंसी के टाइम पर ट्रैफिक की वजह से कष्ट ना हो और सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचने का वर दीजिए स्वामी। तथास्तु। रोशनी गायब हो जाती है। नागेंद्र नींद में से घबराकर जाग उठता है। ये क्या मैं स्वप्न देख रहा था, कहकर घड़ी की ओर देखता है तो सुबह हो जाती है। नागेंद्र नाश्ता करते रहता है। साहब साहब, कहकर राजेश चीखते हुए नागेंद्र के पास आता है। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चीख रहे हो? साहब, अपने कार के गैरेज में, अपने कार के गैरेज में। हाँ हाँ, गैरेज में क्या हुआ? कार खराब हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है साहब, कार के गैरेज में एक बड़ा एम्बुलेंस है, अब चलिए चलकर देखिए। नाश्ता करना छोड़ नागेंद्र घर के बाहर आता है और वहां एम्बुलेंस को देखकर अपने मन में एम्बुलेंस कहां से आया कहकर धनी नागेंद्र सोचते रहता है। वह एम्बुलेंस देवलोक से नीचे आया जैसा दिख रहा था। इतने में राजेश उसे बुलाता है, तब वो ख्यालों से बाहर निकलता है। साहब, ये तो ऑटोमेटिक एम्बुलेंस है, इसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। आंखें बंद करके खोलने तक के समय में जहां चाहे वहां जा सकते हैं और इसमें ऑयल टैंकर भी नहीं है, यह पूरा सौर शक्ति से चलती है।
और इसके अंदर भी देखिए, पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। ये सब मैंने चेक किया है साहब, लेकिन इसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं है। क्या आपने किसी हॉस्पिटल को देने के लिए इसे बुक किया था? नागेंद्र को तब समझ में आता है कि रात में उसने जो ख्वाब में देखा था, जो भगवान ने उसे वर दिया था, उसके बारे में सोचते हुए आंखें मूंद कर भगवान को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। ड्राइवर राजेश को इस एम्बुलेंस की एक खास बात पता नहीं है। वह एम्बुलेंस, जो कि किसी की भी तबीयत अगर खराब हो गई, इमरजेंसी में एम्बुलेंस मिनटों में उनके घर के पास आ जाता है। यह साधारण सड़क पर बहुत तेज चलता है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम हो गई तो पहले से ही पता हो जाता है। तब वो ऑटोमेटिक व्यवस्था से ट्रैफिक जाम की थोड़ी दूर में अंडरग्राउंड में चली जाती है। भूमि के अंदर उसके पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक खत्म हो जाने के बाद फिर ऊपर आ जाती है। यह बात कोई नहीं जानता था और सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। नागेंद्र के अच्छे दिल से मांगा हुआ अंडरग्राउंड एम्बुलेंस के द्वारा बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की प्राण बच रही हैं। इसलिए नागेंद्र उस दिन से चैन की नींद सो पाता है। लालची मित्र। एक प्रेमपुर नामक गांव में टीटू और बंटी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही गांव में छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे, परंतु टीटू बहुत ही लालची स्वभाव का था और बंटी बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन की बात है, टीटू और बंटी मजदूरी का काम न मिलने के कारण यूं ही पेड़ की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी बीच बंटी ने टीटू से कहा, टीटू, आखिर हम कब तक ऐसे मजदूरी का काम करते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो बंटी? क्यों ना हम अपना खुद का व्यापार शुरू करें? तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, परंतु हम व्यापार करेंगे किस चीज का? क्यों ना हम एक चिकन शॉप खोलें जिसमें हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे। वैसे भी मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ। टीटू को बंटी का सुझाव पसंद आया और वो उसकी बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन दोनों ने गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से गांव में एक दुकान किराए पर ली और अन्य व्यापार का सामान खरीदा। इस प्रकार दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। टीटू मुर्गे काटता था और उसका मांस बंटी को सप्लाई करता था और बंटी उस मांस से चिकन बिरयानी बनाता था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। गांव के लगभग सभी लोग उनकी चिकन बिरयानी खूब पसंद करते थे। दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। उन्होंने सेठ से लिए उधार के पैसे भी चुका दिए थे। दोनों ही दोस्त व्यापार की तरक्की से बहुत खुश थे, परंतु टीटू लालची स्वभाव का था। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो कमजोर, बूढ़े और बीमार मुर्गे खरीदकर उनका मांस बिरयानी बनाने के लिए बंटी को सप्लाई करने लगा था और बंटी को टीटू की इस हरकत की खबर नहीं थी। टीटू की इस हरकत से धीरे धीरे गांव में लोग बीमार होने लगे थे। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब गांव वाले इलाज के लिए चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक ने गांव वालों को बीमार होने का कारण खराब मांस को भोजन में प्रयोग करना बताया। गांव वाले अनुमान लगाने लगे कि वो तो बंटी की बिरयानी खाने के बाद से ही बीमार हैं और वो उसकी दुकान पर जाकर हंगामा करने लगे। इस सब के बाद गांव वालों ने बंटी की बिरयानी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब सुनकर बंटी बहुत हैरान था और उसने इस सब के लिए गांव वालों से माफी मांगी। परंतु बंटी अपने हाथों से बनी बिरयानी के ऐसे किस्से सुनकर बहुत परेशान था। उसने इस विषय में टीटू से बात की, परंतु टीटू बहुत डरा और घबराया हुआ था क्योंकि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ था। टीटू के व्यवहार को देखकर बंटी को उस पर संदेह हुआ। बंटी ने उस समय तो टीटू से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर बंटी ने ये पता लगाया कि टीटू आखिर मुर्गे कहाँ से खरीदता है। बंटी ने मुर्गों के व्यापारियों से टीटू के मांस खरीदने के विषय में बात की। उनमें से एक व्यापारी ने बंटी को सब सच सच बता दिया कि टीटू उससे ही बीमार और बूढ़े मुर्गे खरीदता था। मैंने तो टीटू को कई बार ऐसा ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। बंटी को ये जानकर बहुत बुरा लगा और उसे टीटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने टीटू के साथ काम न करने का फैसला किया। टीटू, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हमारा व्यापार अच्छा भला चल रहा था, परंतु तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। टीटू ये सुनकर बहुत उदास हो गया
और वो अपने किए पर पछताने लगा और बंटी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बंटी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और देकर देखो। टीटू को अपने किए पर शर्मिंदा देख बंटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से एक साथ बिरयानी का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे बंटी अपने व्यापार में पहले के जैसे तरक्की पाने लगा था।